बदीगा, पुष्पभूति वंश की स्थापना किसने किया? है ना, पुष्पभूति ने किया था। पुष्पभूति वंश की राजधानी क्या थी? हाँ, तो आंसर थानेश्वर थी, बिल्कुल सही है। और बताना कि पुष्पभूति वंश का, है ना, पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता कौन था? हाँ, तो आंसर प्रभाकर वर्धन था। है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के पुष्पभूति वंश की स्वतंत्रता के जन्मदाता कौन था? प्रभाकर वर्धन था। और बदीगा क्वेश्चन बोला कि वर्धन वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक कौन था जिसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किया था? हाँ, तो उसका प्रभाकर वर्धन है। यानी वर्धन वंश को किस शासक ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज को उपाधि धारण किया था? है ना, उसका प्रभाकर है, प्रभाकर वर्धन ने, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी के नाम क्या था? यशोमती था। और बताना कि प्रभाकर वर्धन की, है ना, पुत्रों के नाम क्या था? राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन और हर्षवर्धन था। और प्रभाकर वर्धन की पुत्री के नाम क्या था? हाँ, तो आंसर का राजश्री था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ हुआ था। कन्नौज के मौखरी राजा ग्रह वर्मा के साथ है राजश्री का विवाह हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया? हाँ, मालवा के शासक देवगुप्त ने, है ना, ग्रह वर्मा की हत्या किया था मालवा के शासक है ना, देवगुप्त ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि किसने जो है देवगुप्त को मार डाला था? हाँ, तो आंसर राज वर्धन ने जो है ना, देवगुप्त को मार डाला था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है ना, राजवर्धन की हत्या कर दिया था? हाँ, शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दिया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि शशांक किस धर्म का अनुयायी था? हाँ, तो आंसर है शैव धर्म का, है ना। शशांक किस धर्म का अनुयायी था? है ना, शैव धर्म का अनुयायी था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है ना, बोधि वृक्ष को कटवा दिया था? हाँ, तो आंसर का शशांक ने, है ना, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन हो रहा है कि राजवर्धन की मृत्यु के बाद है ना, कौन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था? हाँ, तो आंसर का हर्षवर्धन, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि हर्षवर्धन है ना, हर्षवर्धन जो था थानेश्वर की गद्दी पर कब बैठा? हाँ, 606 ईस्वी को, है ना, 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा और 16 वर्ष की अवस्था में बैठा, है ना। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसको जो है शिलादित्य के नाम से जानते हैं? हर्षवर्धन को, है ना, शिलादित्य के नाम से जानते हैं किसको? हर्षवर्धन को। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि हर्षवर्धन ने कौन सी उपाधि धारण किया था? परम भट्टारक नरेश की, है ना, हर्षवर्धन ने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि शशांक ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपना राजधानी बनाया? है ना, शशांक को पराजित करके, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि हर्ष ने किसको पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को अपना राजधानी बनाया? तो आंसर का शशांक को पराजित करके, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? हाँ, तो आंसर का नर्मदा नदी पर तट पर युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष की क्या हुई थी? पराजय हुआ था। हर्ष का पराजय हुआ था, इस बात क्या रखिएगा, है ना। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि चीनी यात्री ह्वेन-सांग जो था एक इनके शासनकाल में भारत आया? हाँ, तो आंसर है हर्षवर्धन के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसको जो है यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और वर्तमान शाक मुनि कहते हैं? हाँ, तो आंसर होगा ह्वेन-सांग को, है ना। पूछिए आपसे क्वेश्चन किसको जो है यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित और वर्तमान शाक मुनि कहते हैं? है ना, आंसर होगा ह्वेन-सांग को, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि हर्षवर्धन जो था ये कितनी ईस्वी में अपने दूत को चीन भेजा था? हाँ, 641 में, है ना, 641 ईस्वी में जो हर्षवर्धन ने अपने दूत को चीन भेजा था, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन हो रहा है कितनी ईस्वी में दो चीनी दूत हर्षवर्धन के दरबार में आए थे? हाँ, 643 में 645 में, है ना, दो चीनी दूत जो थे हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, 643 में 645 में आए थे। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि हर्षवर्धन ने, है ना, हर्षवर्धन ने जो है कहाँ के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष
बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हाँ, तो आंसर होगा कश्मीर के शासक से, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे ये किसके उपासक थे? हाँ, भगवान शिव और सूर्य के, है ना, भगवान शिव के और सूर्य के हर्षवर्धन के पूर्वज जो थे उपासक थे। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन जो था, हर्षवर्धन किससे मिलने के बाद पूर्ण बौद्ध बन गया? ह्वेनसांग से मिलने के बाद। हर्षवर्धन किससे मिलने के बाद पूर्ण बौद्ध बन गया? ह्वेनसांग से, है ना, ह्वेनसांग से मिलने के बाद हर्षवर्धन जो था पूर्ण बौद्ध बन गया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्ष के समय में शिक्षा का प्रधान केंद्र क्या था? नालंदा महाविहार, है ना, नालंदा महाविहार था जो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला किसके समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था? हर्षवर्धन के समय, है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह का आयोजन किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद, है ना, महामोक्ष परिषद कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि ह्वेनसांग जो था ये महामोक्ष परिषद में, है ना, महामोक्ष परिषद में कितने समारोह में सम्मिलित हुआ था? हाँ, तो आंसर का 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्ष की दरबारी कवि कौन था? है ना, बाणभट्ट था। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? है ना, आंसर का बाणभट्ट था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि बाणभट्ट ने, है ना, किस किस पुस्तक की रचना किया? हर्षचरित और कादम्बरी का, यानी हर्षचरित्र और कादम्बरी के लेखक कौन थे? है ना, आंसर का बाणभट्ट थे, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन बोला कि बाणभट्ट के गुरु कौन थे? भरचू थे, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन कि बाणभट्ट के गुरु के नाम क्या था? है ना, आंसर का भरचू था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि किस नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना हर्षवर्धन ने किया? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, है ना, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत ग्रंथ की रचना जो है, नाटक ग्रंथ की रचना जो है हर्षवर्धन ने किया था। और कहा जाता है कि किस नामक कवि ने हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक ग्रंथ लिखे थे? हाँ, तो आंसर धावक नामक कवि ने, धावक नामक कवि ने जो है हर्षवर्धन से पुरस्कार लेकर उनके नाम से जो है ना, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक ग्रंथ लिखा था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला किसको जो भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है? हाँ, तो आंसर हर्षवर्धन को, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला क्वेश्चन किया है कि हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक जो है क्या कहलाते हैं? महाराज और महासामंत, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के हर्षवर्धन के अधीनस्थ शासक क्या कहलाते हैं? आंसर का महाराज और महासामंत कहलाते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? सचिव या आमत कहा जाता था, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के हर्षवर्धन के मंत्री परिषद के मंत्री को क्या कहा जाता था? सचिव या आमत, है ना, सचिव या आमत कहा जाता था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोला कि, है ना, सुनिएगा, क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रांत को क्या कहा जाता था? हाँ, तो आंसर है भुक्ति, है ना, आंसर क्या होगा? है ना, भुक्ति कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रत्येक भुक्ति का शासक जो था क्या कहलाता था? हाँ, तो आंसर का राजस्थानीय, ऊपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? जिला में, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के हर्षवर्धन के शासनकाल में भुक्ति का विभाजन किसमें होता था? है ना, आंसर का जिलों में होता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के शासनकाल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। या बोल सकते कि वर्धन वंश में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? है ना, ग्राम थी। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्धन वंश के शासन में ग्राम शासन का प्रधान कौन होता था या क्या कहलाता था? ग्रामाछापकली कहलाता था, है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के हर्षवर्धन के शासनकाल में ग्राम शासन का प्रधान क्या कहा जाता था? है ना, ग्रामाछापकली कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के शासनकाल में पुलिस कर्मियों को क्या कहा जाता था? है ना, चाट या भाट, है ना, चाट या, है ना, भाट कहा जाता था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्धन वंश में
पुलिस विभाग के अधिकारी कौन होते थे? दंड पाशिक तथा डांडिक है ना। वर्धन वंश में पुलिस विभाग के अधिकारी क्या कहलाते थे? दंड पाशिक तथा डांडिक कहलाते थे। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्धन वंश में अश्व सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि वर्धन वंश के शासन काल में है ना अश्व सेना के अधिकारियों को क्या कहते थे? बृहदेश्वर कहते थे। और अगला क्वेश्चन बोला कि वर्धन के शासन काल में पैदल सेना के अधिकारियों को क्या कहा जाता था? बालाधिकृत या महाबालाधिकृत कहा जाता था। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षचरित में है ना, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में किसका उल्लेख मिलता है ना? तुला यंत्र या जल पंप का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों की निर्माण के लिए प्रसिद्ध था कौन सा स्थान? हाँ, तो आंसर का मथुरा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हर्षवर्धन के समय सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध था? है ना, आंसर का मथुरा था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए किस शब्द को लाया गया है ना? लोकपाल शब्द आया है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए कौन सा शब्द आया है ना? आंसर का लोकपाल शब्द आया है, बिल्कुल सही है। बढ़िएगा, क्वेश्चन क्लियर ही है। बताना कि अर्धसूत्री विभाजन को किसने जो है मेयोसिस नाम दिया था? हाँ, फार्मा ने तथा मोरे ने है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन को जो है किसने मेयोसिस नाम दिया था? फार्मा ने और मोरे ने दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज सर्वप्रथम किसने किया? हाँ, तो आंसर का बीजमैन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा अर्धसूत्री विभाजन का सर्वप्रथम विस्तृत अध्ययन किसने किया था? स्ट्रासबर्गर ने किया था। स्ट्रासबर्गर ने 1888 में किया था, 1888 में किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होती है? जनन कोशिका में है ना। जनन है ना कोशिका में होती है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जो है कितने चरणों में संपन्न होती है ना? 2 चरणों में। पहला होगा अर्धसूत्री प्रथम होगा, दूसरा क्या होगा? अर्धसूत्री सेकंड होगा, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि किसे जो है न्यूनकारी विभाजन भी कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था को, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम अवस्था को जो है इसे क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन भी कहा जाता है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सबसे लंबी प्रावस्था क्या है? प्रोफेज फर्स्ट है ना। अर्धसूत्री विभाजन का सबसे लंबी प्रावस्था क्या? प्रोफेज प्रथम है, प्रोफेज फर्स्ट है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गुणसूत्रों है ना, गुणसूत्रे उलझे हुए पतले धाव की तरह दिखलाई पड़ते हैं किस अवस्था में? हाँ, लेप्टोटीन आंसर होगा लेप्टोटीन अवस्था में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में जो है गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागों की तरह दिखलाई पड़ते हैं? लेप्टोटीन अवस्था में, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बड़ा कि अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में समजात गुणसूत्र एक साथ होकर जोड़े बनाते हैं? जाइगोटीन अवस्था में। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा कि अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में प्रत्येक जोड़े के गुणसूत्र जो है छोटे और मोटे हो जाते हैं? पैक्टीन अवस्था में है ना, पैक्टीन अवस्था में। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बड़ा कि समसूत्री विभाजन किस अवस्था में जो है समजात गुणसूत्र अलग हो जाते हैं? डिप्लोटीन अवस्था में है ना, डिप्लोटीन अवस्था में। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में केंद्रक कहलाता था केंद्रिका लुप्त हो जाती है? डायग्नोसिस अवस्था में है ना, आंसर होगा डायग्नोसिस अवस्था होगा, डायग्नोसिस अवस्था में। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन सेकंड जो है एक किसके समान होती है? समसूत्री विभाजन के समान होती है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से कितने संतति कोशिका के निर्माण होती है? 4 संतति कोशिका है ना, 4 यानी 4 संतति कोशिका के निर्माण होती है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन में जो है एक पेरेंट सेल से 4 डॉटर सेल बनता है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला को उपार्जित लक्षणों के अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर टोंटोलॉजी कहलाती, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन क्या रही है, बढ़िएगा क्वेश्चन कह रहे किसको जो है पूरा विशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है? डार्विन को है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन किसको जो पुरावशेष का महानता में अन्वेषक कहा जाता है? आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन कहा जाता है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि चार्ल्स डार्विन ने किस नामा के विश्व सर्वेक्षक जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया था? हाँ, तो आंसर होगा बीगल
है ना बीगल नामक जहाज में पूरे विश्व का है ना सर्वेक्षण किया था, चार्ल्स डार्विन ने किया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चे क्वेश्चन क्या रही है सुनिएगा, यहाँ बताना क्वेश्चन बोल रहा है कि सिल्क फ्लिपर जो होते हैं, सिल्क फ्लिपर जो है ये किस प्रकार के अंग है? हाँ, तो आंसर का समजात अंग है। और अगला बच्चे का क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ बताना कि मनुष्य के हाथ और मनुष्य के हाथ की मैलिक संरचना जो है कैसे अंग है? हाँ, तो आंसर का समजात अंग है। और चमगादड़ के पंख कैसे अंग है ना समजात अंग है, बिल्कुल सही है। और तितली के पंख की रचना जो है ना शरीर के भित्ति के भन द्वारा हुआ है। और ये कैसी संरचना है ना आंसर का समरूप अंग की संरचना है, समरूप अंग में आती है। यानी तितली के पंख की रचना जो किस अंग में आती है ना समरूप अंग में आती है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि पक्षियों के पंख की रचना किस अंग में आती है? हाँ, तो आंसर का समरूप अंग में आती है, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन किया है कि त्वचा के बाल है ना, त्वचा के जो बाल होते हैं ये किस प्रकार का अंग है? अवशेषी अंग है। कान के पिन्ना कैसे अंग है ना अवशेषी अंग है ना। बात याद रखिएगा, त्वचा बाल पूछो के अवशेषी अंग है, इस बात क्या रखिएगा। और बताना कि मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? हाँ, तो आंसर का 100 पूरे 100 है ना, इस बात क्या रखिएगा। और बताना कि सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव क्या था? हाँ, तो आंसर है साइनो है ना बैक्टीरिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चे क्वेश्चन बोला कि पक्षियों का विकास किससे हुआ है? हाँ, सरीसृप से है ना। पक्षियों का है ना विकास हुआ किससे हुआ है ना सरीसृप से हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कि स्तनी वर्ग के जंतु का विकास किससे हुआ है? सरीसृप से है ना। स्तनी वर्ग के जंतु का विकास किससे हुआ है ना सरीसृप से हुआ, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चे का क्वेश्चन बोल रहा है, यह बताना है कि आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी किसने दिया था? हाँ, गेगरी मेंडल ने है ना आंसर गेगरी मेंडल ने दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चे का क्वेश्चन हो रहा है कि आनुवंशिकता का पिता किसे कहते हैं? हाँ, गेगरी जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहते हैं, गेगरी मेंडल को कहते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊत परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? हाँ, ह्यूगो डी ब्रिज ने ऊत परिवर्तन का सिद्धांत दिया था, ह्यूगो डी है ना ब्रिज ने दिया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना बताइएगा आनुवंशिकता शब्द किसने दिया? हाँ, विलियम वाटसन ने है ना आंसर का विलियम वाटसन ने जो है जेनेटिक शब्द दिया था, आनुवंशिकता शब्द दिया था। और जीन शब्द किसने दिया? हाँ, तो आंसर का जोहानसन है ना आंसर क्या होगा है ना जोहानसन ने दिया था, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बोला कि आनुवंशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने जो है किस पौधे का चयन किया था? हाँ, तो आंसर का मटर के पौधे का चयन किया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि संकरी क्रॉस के लिए मेंडल ने जो है ना मेंडल ने एक संकरी क्रॉस के लिए जो है किन पौधे के बीच क्रॉस किया था? लंबे और बौने आंसर का लंबे तथा बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था, इस बात क्या रखिएगा। तब मेंडल ने एक संकरी क्रॉस के लिए है ना किस पौधे के बीच क्रॉस कराया था? लंबे और बौने पौधे के बीच क्रॉस कराया था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल के एक संकरी क्रॉस के लिए है ना F2 पीढ़ी के जीनोटाइप अनुपात क्या है? 1:2:1 है ना अनुपात 1:2:1 होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि मेंडल के एक संकरी क्रॉस के लिए है ना F2 पीढ़ी के पौधे का है ना जीनोटाइप अनुपात क्या था? 1:2:1 था, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल के एक संकरी क्रॉस के लिए F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या था? हाँ, 3:1 है, आंसर का 3:1 था, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चे का क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल ने जो है बदीगा यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल जो है जो संकरी क्रॉस के लिए है ना किस पौधे को क्रॉस कराया था? गोल तथा पीले बीज तथा है ना गोल तथा पीले बीज व हरे तथा धुरीदार बीज से उत्पन्न पौधों को क्रॉस कराया था, बिल्कुल सही है। अगला बच्चे का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल के दूसंकरी क्रॉस के लिए F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात क्या था? हाँ, तो आंसर का 9:3:3 है ना 1 होगा, बिल्कुल सही है। और अगला बच्चे का क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल के F2 पीढ़ी के लिए है ना F2 पीढ़ी के लिए जो संकरी क्रॉस के F2 पीढ़ी के लिए जीनोटाइप अनुपात क्या था? 1:2:1 1:2:4:2 1:2:1 और 1 अनुपात है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा कि है ना किस पीढ़ी में
प्रभावी गुण प्रकट होते हैं? बताइएगा प्रथम पीढ़ी में जी, है ना, याद रखिएगा क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन आपसे पूछे कि मेंडल के अनुसार किस पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं? आंसर होगा प्रथम पीढ़ी में, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सुनिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रभावी गुण जो है मेंडल के अनुसार प्रभावी गुण जो किस पीढ़ी में प्रकट होते हैं? दूसरा पीढ़ी में। प्रभावी गुण प्रकट होते हैं किस पीढ़ी में? है ना, आंसर होगा दूसरा पीढ़ी में प्रकट होते हैं। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि मेंडल ने, है ना, मेंडल ने जो है मेंडल के अनुसार जो है कितने नियम दिए गए थे? हाँ, तो आंसर होगा 3 नियम दिए गए थे। और बताना है कि पृथ्वीकरण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने। प्रभाविकता का सिद्धांत किसने दिया था? है ना, आंसर होगा मेंडल ने दिया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है युग्मक के शुद्धता का नियम किसने दिया? हाँ, तो आंसर होगा मेंडल ने दिया। और बताइएगा स्वतंत्र व्यूहन का सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, तो आंसर है मेंडल ने दिया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था? हाँ, डब्ल्यू बार्सन ने, है ना, जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया था डब्ल्यू बार्सन ने, सर्वप्रथम किया था 1905 में किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है किसने जो सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था? हाँ, जोहानसन ने किया था 1909 में किया था। और अगला क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा, हाँ बताइएगा क्वेश्चन किया रही है, बताइएगा बताना है कि वास्तव में किस गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं? एक से, है ना, एक से गुणसूत्र पर स्थित गुणसूत्र ही जो है या जीन जो है लिंग संलग्न जीन कहलाते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा मॉर्गन ने किया था, है ना, मॉर्गन ने किया था, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि एस्केरिस में जो है एस्केरिस में टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? हाँ, तो आंसर होगा 2 होते हैं, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मच्छर में कितने टोटल गुणसूत्र होते हैं? हाँ, तो आंसर कितने देंगे? है ना, 6 होते हैं, बिल्कुल सही है। और बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है घरेलू मच्छी में टोटल गुणसूत्र कितनी पाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा 12 पाई जाती है। और बताना कि मटर में टोटल कितना गुणसूत्र पाई जाती है? हाँ, तो आंसर क्या होगा? है ना, 14 पाई जाती है। प्याज में टोटल गुणसूत्र है ना 16 पाई जाती है। और मक्का में टोटल है ना 20 गुणसूत्र है। और टमाटर में है ना 24 गुणसूत्र है। और मेढक में है ना 26 है ना, मेढक में टोटल गुणसूत्र पाई जाती है 26 है। और बताइए गेहूं में है ना 42 है ना, गेहूं में गुणसूत्र कितना पाई जाती है ना 42 है। खरगोश में 44 है ना, खरगोश में टोटल कितना गुणसूत्र है ना 44 है। आलू में है ना 48 है ना, आलू में टोटल गुणसूत्र पाई जाती है ना 48 पाई जाती है।